पिछले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कुछ टॉपिक्स को समझा दिया गया था और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ और टॉपिक्स को समझेंगे। देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है भौतिक गुण। हालांकि भौतिक गुण को पिछले वीडियो में भी समझा दिया गया है, लेकिन आज हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, भौतिक गुण की डिफिनेशन है वह गुण जो रासायनिक रूप से किसी भी परिवर्तन के बिना अवलोकन किए जा सकते हैं और मापे जा सकते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। अर्थात पदार्थ के वे गुण जिन्हें हमें मापने के लिए या जिनको परीक्षण करने के लिए हमें उस पर ज़्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही उसमें किसी केमिकल रूप से किसी गुण को चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें किसी पदार्थ का स्वाद बताना है, टेस्ट बताना है, तो हमें उस पदार्थ के स्वाद को बताने के लिए उस पदार्थ में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उसे लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसका स्वाद बता देंगे। दूसरा, यदि हमें किसी पदार्थ की गंध बताना है तो उसकी गंध को बताने के लिए हमें उस पर ज़्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उसको लेंगे, उसकी गंध को महसूस करेंगे और फिर बता देंगे कि इसकी स्मेल कैसी आ रही है, कैसी गंध आ रही है इसकी। इसी प्रकार है जैसे कलर, यदि हमें किसी पदार्थ का कलर बताना है तो हमें उस पर प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने उसको देख लिया, हमने बता दिया कि ये काला है कि भूरा है या पीला है। ठीक, तो ऐसे गुण जिनमें हमें ज़्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर हम प्रयोग करें भी तो उसमें केमिकली कोई चेंज ना हो, रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे गुणों को हम भौतिक गुणों के अंतर्गत रखते हैं। इसको इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। देखिए, द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन मैटर केमिकली इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, लिखा है द प्रॉपर्टीज वह गुण व्हिच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर, जो ऑब्जर्व एंड मेजर किए जा सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन मैटर केमिकली, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक गुण के देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रंग, कलर, गंध, ऑर्डर, स्वाद, टेस्ट, अवस्था, स्टेट, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व, डेंसिटी आदि। इसके अलावा भी कई भौतिक गुण हैं। तो आप लोग भौतिक गुणों को समझेंगे, उसको स्टडी करेंगे और स्वयं सोचेंगे कि कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। ठीक, ये आपका वर्क है। इसके बाद देखिए समझते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण है, देखिए, वह गुण जो पदार्थ या द्रव्य में कुछ रासायनिक परिवर्तनों के होने पर अवलोकन किए जा सकते हैं और मापे जा सकते हैं, उन्हें हम रासायनिक गुण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ के वे गुण जिनको जानने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनको मापने के लिए हमें उस पर केमिकली चेंजेस करना पड़ता है, रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है, उन्हें हम रासायनिक गुण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पदार्थ लिया, अब हमने ये पूछा कि यह पदार्थ क्या अम्ल है या क्षार है। तो देखिए, नॉर्मली तो हमने पढ़ रखा है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन हम हर अम्ल को चख नहीं सकते हैं। हर अम्ल का हम टेस्ट लेकर नहीं बता सकते हैं कि वह अम्ल ही है। क्यों? क्योंकि कुछ अम्ल ऐसे तीक्ष्ण होते हैं जो आपकी जीभ को जला सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वो कार्बनिक एसिड है जो फलों में पाया जाता है नॉर्मल, तो उसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर HCl है, अगर हम उसको टच करते हैं तो जल जाएंगे। ठीक, मीन्स हम उसको केवल टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो अम्ल है या क्षार है। तो इसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा? हम जानते हैं कि अम्ल की जब क्षार से क्रिया होती है तो अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। हम क्या करेंगे? उस पदार्थ की सीधे क्षार से क्रिया करा देंगे। अगर हमें लवण और जल ये प्राप्त हो रहे हैं तो वो अम्ल है, और अगर नहीं प्राप्त हो रहे तो अम्ल नहीं। इसी प्रकार जैसे एक चीज और है, पूछ लिया गया कि
किसी पदार्थ की ज्वलनशीलता कितनी है, तो देखिए ज्वलनशीलता कितनी है ये तो खैर मेजर नहीं किया जा सकता। ज्वलनशीलता को केवल कंपेयर किया जा सकता है कि जैसे सोडियम और हाइड्रोजन, इन दोनों को हम केवल कंपेयर कर सकते हैं कि सोडियम की ज्वलनशीलता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक है। उसको मेजर नहीं किया जा सकता अंकों में कि इसकी ज्वलनशीलता इतनी है। लेकिन यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमें कोई पदार्थ दिया जाए और पूछा जाए कि क्या यह पदार्थ ज्वलनशील है, तो उसको ज्वलनशील बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा। और अगर हम उसको जलाएंगे तो उस पर कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, ठीक। तो क्योंकि हमें उस पदार्थ को जलाना पड़ रहा है, उसमें केमिकल चेंजेस करना पड़ रहा है, तो इसलिए ज्वलनशीलता के गुण को रासायनिक गुणों के अंतर्गत भी माना जाता है। इसके अलावा अन्य क्रियाएं जो होती है, जैसे किसी पदार्थ की हम धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, किसी पदार्थ की हम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, किसी पदार्थ की हम कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो ये सारे रिजल्ट्स बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिया को कराना पड़ेगा। जब हम क्रिया कराएंगे, रिएक्शंस कराएंगे, तो उस पर केमिकल चेंजेस होंगे, और इस स्थिति में हम उन सारे गुणों को क्या कहेंगे, रासायनिक गुण कहेंगे। एक बार इसकी डिफिनेशन इंग्लिश से भी समझ लेते हैं। द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड व्हेन सम केमिकल चेंजेस आर डन इन मैटर इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट प्रॉपर्टीज वे गुण व्हिच कैन बी ऑब्जर्व एंड मीटर, जो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, मेजर किए जा सकते हैं, व्हेन सम केमिकल चेंजेस आर डन, जब कुछ रासायनिक परिवर्तन आर डन किए जाते हैं, किसमें, इन मैटर पदार्थ में, इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण कहलाते हैं। रासायनिक गुण के एग्जाम्पल है जैसे ज्वलनशीलता, इन्फ्लामेबल्स, अम्ल, एसिड, बेस, क्षार, ठीक। तो कुछ और रासायनिक क्रियाएं हैं, कुछ और रासायनिक गुण हैं, आप लोग उनको सोचेंगे, समझेंगे और उनको नोट करेंगे, ठीक है, जो आपका वर्क रहेगा। इसके बाद देखिए हम समझते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो अभी हमने कितने गुण पढ़े, 2। पदार्थों में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे भौतिक गुण और दूसरे नंबर पे रासायनिक गुण। इनमें कुछ गुण ऐसे हैं जिनको हम माप कर उन्हें अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, और कुछ गुण ऐसे हैं जिनको हम अवलोकन तो कर सकते हैं, जिनका हम ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, लेकिन उनको हम अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे गुण जिनको हम भौतिक विधियों द्वारा माप सकते हैं और मापने के बाद उनको अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, उनको संख्यात्मक मान में व्यक्त कर सकते हैं, उन गुणों को हम कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे हमसे पूछा गया कि किसी पदार्थ का वेट कितना है, हमने उसको तौला, हमने बताया कि इस पदार्थ का वेट 10 न्यूटन है। अब हमसे पूछ लिया गया यह पदार्थ, इस पदार्थ का रंग क्या है, हमने कह दिया इस पदार्थ का रंग लाल है। अब हमसे पूछ लिया गया कितना लाल है, तो हम इस कितने लाल को, ये जो क्वेश्चन है इसको संख्यात्मक रूप से नहीं बता सकते कि ये 10 अंक ज्यादा लाल है या 10 मात्रक ज्यादा लाल है, हम ऐसा नहीं बता सकते। हाँ, इसकी कंपेयर जरूर कर सकते हैं कि हमने किसी और पदार्थ को लिया और हमने कह दिया कि यह इस पदार्थ से अधिक लाल है, ठीक। तो हम इनको संख्यात्मक रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते। तो भौतिक राशियां पदार्थ के वे सभी गुण जिनको भौतिक विधियों द्वारा मापा जा सकता है और रासायनिक और उनको संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के वे सभी गुण व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें मापा जा सकता है बाई केमिकली मेथड, भौतिक विधियों द्वारा, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां कहलाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज।
सबसे पहले नंबर पे है मूल भौतिक राशियां, जिन्हें मूल रूप से बनाया गया है और जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और सरलतम रूप की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कहने का कि वे भौतिक राशियां जो सबसे सरलतम रूप में और सबसे मूल रूप से लिखी गई हैं, उनको हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। सेकेंड नंबर पे है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की हेल्प लेनी पड़ती है, या ऐसी राशियां जो मूल राशियों की हेल्प से ही डिराइव्ड की गई हैं, उनको हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। इसके बाद देखिए हम समझते हैं मूल भौतिक राशियां क्या है। तो वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई तथा समय आदि। तो मास, लंबाई और समय ये क्या है, एक मूल भौतिक राशि है। इनसे सरलतम रूप और अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसलिए इन राशियों को मूल राशियों के अंतर्गत रखा गया है। एक बार इसकी डिफिनेशन इंग्लिश से समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होती हैं, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, और जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल मास, लेंथ एंड टाइम ETC। मूल राशियों की जो संख्या होती है वो है 7। मूल राशियां कुल 7 होती हैं, जिसमें पहले नंबर पे है लंबाई, इसको हम स्मॉल l से प्रेजेंट करते हैं। दूसरे नंबर पे है द्रव्यमान मीन्स मास, इसको हम स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। तीसरे नंबर पे है समय टाइम, इसको हम स्मॉल t से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम कैपिटल I से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है ऊष्मागतिक तापक्रम मीन्स टेम्परेचर, इसको हम कैपिटल T से प्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद है पदार्थ की मात्रा, इसको हम स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं, इसको मोल भी लिखा जाता है MOL। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, इसको हम I बेस में V, कैपिटल I बेस में V से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये सभी आपकी भौतिक राशियां थी। आप लोग इनको नोट कर लेंगे और इनको याद कर लेंगे, इनकी इंग्लिश भी याद कर लेंगे, इस पे नहीं दिया हुआ। आगे समझते हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों के बाद अब हम समझते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो देखिए व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो अन्य किसी राशि पर निर्भर हैं या जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। Derived quantities are quantities which dependent of any other quantities. Derived quantities are quantities which dependent of any other quantities. Which dependent of any other quantities का मतलब ये है जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंडेड हैं, जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, और which can be expressed with help of fundamental quantity, और जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्रेस किया जा सकता है, इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेग, वेलोसिटी, घनत्व, डेंसिटी, आयतन, वॉल्यूम। इसके बाद और भी हैं जैसे वेट, ये मास की हेल्प लेनी पड़ती है, वेट हम कहते हैं mg, इसका फार्मूला होता है। इसके बाद है जैसे मान लीजिए कह दिया गया फोर्स, बल, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो आप लोगों का वर्क है कि आप लोग ऐसी 15 डिराइव्ड क्वांटिटीज को नोट करेंगे। ठीक है, 15 डिराइव्ड क्वांटिटीज को आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद है हमने भौतिक राशियां तो पढ़ ली, इसके बाद हम उन राशियों के मात्रकों को पढ़ते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए मात्रकों की परिभाषा ये है कुछ इस प्रकार से, किसी भी राशि की माप करने के लिए उस राशि के परिमाण को, एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है।
और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। और किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक के साथ तुलना करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो इसको समझ लें। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमारे पास दूरी है, हमें दूरी को मापना है। तो दूरी को मापने के लिए हम एक निश्चित लंबाई ले लेते हैं और निश्चित लंबाई लेने के बाद उसको हम एक स्टैंडर्ड, एक मानक नाम तय कर देते हैं। और जब उसका मानक नाम तय कर दिया जाता है तो फिर हम उसको कहने लगते हैं मात्रक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें लंबाई नापना है, दूरी नापना है, तो दूरी नापने के लिए हमने क्या किया, एक निश्चित दूरी ले ली, हमने उसको बढ़ा लिया। और निश्चित दूरी लेने के बाद हमने कह दिया कि देखिए आज से इतनी जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। तो वो 1 मीटर क्या हुआ, एक निश्चित दूरी हमने ले लिया, उस एक निश्चित दूरी को हमने मानक मान लिया और उतनी ही दूरी के हमने कुछ सैंपल्स ले लिए, कुछ नमूने ले लिए और अपने मेजरमेंट्स बना लिए, मापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बना लिए, कुछ अपने उपकरण बना लिए और फिर हम उनको कहने लगे मात्रक। ठीक, जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या पहले से ही ज्ञात था। सेंटीमीटर हमने एक निश्चित दूरी ही तो ली, सेंटीमीटर एक निश्चित दूरी ले ली और हमने कह दिया कि देखिए आज से इतनी जो ये थोड़ी सी दूरी है इसको हम सेंटीमीटर कहेंगे। जब ये दूरी 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी तो हम इसको 1 मीटर कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से मात्रक देखिए ये समय समय पर बदल भी सकता है क्योंकि इसको बनाया गया, ये पहले से प्रत्यक्ष नहीं था। मात्रक को बनाने का काम कौन करता है? तो देखिए पेरिस में एक संस्था है, पेरिस में एक बाट एवं माप की संस्था है जो हर राशियों का मात्रक निर्धारित करती है और हर राशियों के मात्रक को निर्धारित करने के बाद उसको लागू किया जाता है। तो अभी हम क्योंकि मीटर ले रहे हैं, यदि आगे चल के ये डिसाइड हुआ कि मीटर नहीं, हम इसकी जगह पर कुछ और मात्रक इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वहां पर हम कुछ और मात्रक इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो मात्रकों को अपनी सुविधा अनुसार बनाया गया है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमको मास, द्रव्यमान मापना है, तो द्रव्यमान तो देखिए बहुत हो सकता है। जिस पदार्थ में जितने पार्टिकल्स होंगे, जितने अधिक कण होंगे, उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि किसी पदार्थ में मान लीजिए 100 कण है, किसी पदार्थ में 1000 कण है, किसी पदार्थ में 1 लाख कण है। तो जिस पदार्थ में जितने अधिक कण होंगे उस पदार्थ का वेट भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि वो द्रव्यमान जो है द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है और किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें द्रव्य की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका द्रव्यमान भी उतना ही अधिक होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक निश्चित द्रव्यमान ले लिया और निश्चित द्रव्यमान को लेने के बाद हमने कहा कि देखिए इतना द्रव्यमान आज से 1 किलो कहा जाएगा, इसको हम 1 किलोग्राम मानेंगे। अब हमने उसको एक मानक मान लिया, उसको स्टैंडर्ड मान लिया, उसी माप के हमने कई सारे उपकरण बना दिए, तो वो उपकरण अब वो हर जगह लागू हो गए। ठीक, तो इस तरह से ये मात्रकों को निर्धारित किया जाता है और उनके उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक, तो किसी भी राशि को मापने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। ठीक, उस राशि, जिस भी राशि को हमने मापना है, उस राशि को मापने के लिए हम उस राशि का कोई निश्चित परिमाण मान लेंगे, कोई निश्चित वैल्यू ले लेंगे, निश्चित अमाउंट ले लेंगे और फिर उसको स्टैंडर्ड कर लेंगे, उसको मानक मान लिया जाएगा कि भाई आज से इतनी जो मात्रा है इस राशि की, इस मात्रा को हम 1 किलोग्राम कहेंगे या 1 मीटर कहेंगे या 1 सेकेंड कहेंगे। ठीक, तो उसकी मात्रा निर्धारित कर दी जाती है और उसको फिर कोई नाम दे दिया जाता है और जब हम उसको नाम दे देते हैं तो फिर उसी परिमाण को उस राशि का मात्रक कहते हैं। इसके बाद देखिए मापन क्या होता है, तो हमारे पास जो मात्रक है उस मात्रक की सहायता से हम किसी राशि की तुलना करते हैं, मतलब मापते हैं। ठीक, तो उस तुलना करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उस तुलना करने की क्रिया को हम उस राशि का मापन करते हैं।
मान लीजिए हमारे पास कोई दीवार है और उस दीवार को कहा गया कि आप इसको मीजर करें। तो हमने 1 मीटर लिया, उस मीटर की सहायता से अब हम दीवार को नाप रहे हैं। तो मान लीजिए हम मीटर को 10 बार हमें उस दीवार पर मूव करना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दीवार है वो हमारे मीटर से कितना है, 10 गुना है। यदि हमने अपने मीटर को 1 मीटर को 10 बार उस दीवार पर मूव किया है तो इसका तात्पर्य ये है कि वह दीवार हमारे जो मात्रक है, मीटर है, उस मीटर का कितना गुना है, 10 गुना। तो हमने क्या किया, हमने दीवार को अपने मीटर से मापा और इसके बाद बताया कि वो 10 मीटर है। तो 10 मीटर क्या है, वो दीवार हमारे मीटर का 10 गुना है। तो हमने अपने मीटर से तुलना ही तो किया उसकी। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार राशियां 2 प्रकार की होती हैं उसी प्रकार मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे होते हैं मूल मात्रक, जो मूल राशियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरे नंबर पे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो व्युत्पन्न राशियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो इनको समझते हैं। देखिए मूल मात्रक क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों पर निर्भर नहीं करते या जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन एकदम मूल राशियों की तरह है। जैसे मूल राशियों की डिफिनेशन हमने पढ़ा कि ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, ठीक, उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। तो उसी प्रकार मूल मात्रक की डिफिनेशन है कि ऐसे मात्रक जो अन्य किसी मानक या जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं और स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, लंबाई के लिए हम मीटर प्रयोग करेंगे, समय के लिए हम सेकेंड प्रयोग करेंगे और द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम प्रयोग करेंगे। ठीक, इनकी संख्या भी 7 होती है। 7 मूल राशियां होती हैं तो 7 मूल मात्रक होंगे। इसके बाद देखिए व्युत्पन्न मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मतलब ऐसी राशियां, ये है व्युत्पन्न राशि के लिए, मतलब ऐसी राशियां जो अन्य राशि की हेल्प से बनाई गई है, जो मूल राशियों की हेल्प से बनाई गई है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो हमें उसका मात्रक निर्धारित करने के लिए मूल मात्रकों की सहायता लेनी पड़ेगी। हम उस राशि के मात्रक को मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त करेंगे। तो इसलिए ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य और विभव, इनके लिए हम क्रमशः क्या प्रयोग करते हैं। देखिए बल के लिए हम प्रयोग करते हैं न्यूटन, दाब के लिए हम प्रयोग करते हैं पास्कल और कार्य के लिए प्रयोग करते हैं जूल, विभव के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वोल्ट। इनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन को देखिए एक और हम लिख सकते हैं मीटर, न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो और देखिए दाब है तो दाब को हम लिख सकते हैं न्यूटन अपान मीटर प्रति नहीं, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। दाब को हम लिख सकते हैं न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए कार्य है तो कार्य को हम लिख सकते हैं, कार्य देखिए होता है बल गुणे विस्थापन और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो हम इसको कार्य के मात्रक को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो मात्रक हैं ये मूल मात्रकों की सहायता से बनाए गए हैं, इसलिए हम इनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद देखिए हम समझेंगे मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं। सबसे पहले नंबर पे है सीजीएस पद्धति, दूसरे नंबर पे है एफपीएस पद्धति, तीसरे नंबर पे है एमकेएस पद्धति और चौथे नंबर पे है एसआई पद्धति, जो सबसे अधिक प्रचलित है। इनको क्रम से समझते हैं। देखिए सीजीएस पद्धति क्या है। सीजीएस पद्धति में
इस पद्धति के अंतर्गत हम लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं? देखिए, लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर मीन्स सी। द्रव्यमान के लिए हम ग्राम प्रयोग करते हैं, ग्राम मीन्स जी। और समय के लिए हम सेकंड का प्रयोग करते हैं, तो सेकंड का क्या ले लिया गया? एस। तो इसलिए सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, इस पद्धति को हम कहते हैं सीजीएस पद्धति। इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। यह पद्धति फ्रांस से डेवलप की गई थी। इसके बाद देखिए एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को हम फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है क्योंकि यह पद्धति ब्रिटिश द्वारा डेवलप की गई थी। इसके बाद देखिए जो अगली पद्धति है वो है एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड से मेजर किया जाता है। ठीक, लंबाई के लिए हम मीटर मात्रक का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम मात्रक का प्रयोग करते हैं और समय के लिए हम सेकंड मात्रक का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसलिए मीटर का एम, किलोग्राम का के और सेकंड का एस हमने ले लिया, तो इसका क्या नाम पड़ गया? एमकेएस पद्धति। इसके बाद देखिए जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको शॉर्ट में कहते हैं एसआई यूनिट। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली मीटरी पद्धति का आधुनिक रूप है। मतलब हमने जो एमकेएस सिस्टम पढ़ा है, यह सिस्टम एमकेएस सिस्टम से ही डेवलप किया गया है और उसको डेवलप करके आधुनिक रूप दिया गया है। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली किस प्रणाली से डेवलप की गई है? तो वो है एमकेएस पद्धति। इसे सामान्य रूप से दशमलव और 10 के गुणांकों में बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पद्धति में मेजर करने के लिए दशमलव को स्थान दिया गया है और हमारा जो संख्यात्मक मान हो वह ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम उस पर क्या करते हैं? दशमलव की छोटी राशि का प्रयोग करते हैं और उसके मान को 10 की घातों के रूप में लिखते हैं, जिससे हमें बड़े से बड़ा संख्यात्मक मान सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है। तो ये इस मात्रक पद्धति की खासियत है। इसके बाद देखिए इस पद्धति को सन 1960 में भार एवं माप के 11वें सर्व सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर्स CGPM में स्वीकार किया गया था। इसको 1960 में ये जो पूरी पद्धति है, पूरा जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को 1960 में जो CGPM का 11वें सम्मेलन है, उस 11वें सम्मेलन में एक्सेप्ट किया गया था। यह एक सरकारी संस्था है जिसे रासायनिक समझौते के लिए गठित किया गया है। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक हैं। तो जानकारी के लिए देखिए एक चीज समझ लें, हमारे मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। ठीक, मूल राशियां हमारी 7 होती हैं। तो 7 मूल मात्रक भी होते हैं। 7 मूल मात्रकों में एक मूल मात्रक है मोल। मोल का प्रयोग हम पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए करते हैं। तो देखिए 6 मूल मात्रक, ये 6 मूल मात्रक 1960 में ही हस्ताक्षर कर लिए गए थे। इनको 1960 में ही स्वीकार कर लिया गया था, 1960 से ये लागू कर लिए गए थे। लेकिन मोल को 14वें सम्मेलन में 1971 में स्वीकार किया गया था। ठीक, मोल को 14वें सम्मेलन में 1971 में स्वीकार किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम मात्रक और उनके मात्रकों के प्रतीकों को भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो है वो है भौतिक राशि, हमारी लंबाई। भौतिक राशि को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या है? मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान, इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसे हम स्मॉल केजी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है समय,
इसको हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक है सेकंड, जिसे हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है विद्युत धारा, जिसको हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है ऊष्मागतिक तापक्रम। इस ऊष्मागतिक तापक्रम को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक है केल्विन, इसे हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है देखिए पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक है मोल, जिसे हम MOL स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है देखिए ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम कैपिटल आई और बेस में V से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक है कैंडेला, जिसे हम स्मॉल CD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए दो पूरक राशि या जिन्हें हम संपूरक राशि भी कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दो पूरक राशि हैं, जिसमें पहले नंबर पे है समतल कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और इसे हम स्मॉल RAD से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है घन कोण, जिसे हम जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन और इसे हम SR से प्रदर्शित करते हैं। अब इनको समझ लेते हैं। देखिए समतल कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है। देखिए समतल कोण, जब दो किरणें आपस में कोण बनाती हैं तो इन किरणों के आपस में कोण बनाने पर जो कोण प्राप्त होगा उस कोण को हम कहते हैं समतल कोण। ठीक, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, या एक जमीन पर मान लीजिए कोई पेड़ लगा है, तो उस पेड़ का जमीन से झुकाव कितना है, इस झुकाव को मापने के लिए हम जिस कोण को मेजर करेंगे उस कोण को कहा जाएगा समतल कोण। इसके बाद देखिए घन कोण। घन कोण के लिए आप समझ सकते हैं जैसे हमारे पास होती है जोकर की टोपी। जोकर की टोपी वो क्या होती है, चारों ओर से घिरी हुई होती है, हालांकि उसका ऊपरी हिस्सा खुला रहता है। तो जोकर की टोपी क्या होती है, घिरी हुई होती है चारों दिशाओं से, और चारों दिशाओं से घिरी हुई है। तो इस प्रकार से यदि हम उसका कोण मापें, उसके शीर्ष में जाकर उसका कोण मापें, तब उस कोण को हम क्या कहेंगे, घन कोण। ठीक, समतल कोण और घन कोण। घन कोण में अंतर होता है दिशाओं का, उस पर ज्यादा दिशाएं प्रयोग होती हैं, जबकि समतल कोण में केवल दो दिशाएं प्रयोग होती हैं, एक क्षैतिज दिशा, एक ऊर्ध्वाधर दिशा। एक किरण जो समतल स्थिति में है और एक किरण जो ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, जो ऊपर से आ रही है। जबकि घन कोण में एक निश्चित आकृति होती है, हमारे पास कोई निश्चित पदार्थ का शेप होता है और उस शेप में हम किसी शीर्ष को लेकर एंगल बताते हैं। ठीक, तो ये अंतर है दोनों में। इसके बाद देखिए हम कुछ पूर्व लग्न समझते हैं। ये पूर्व लग्न क्या है इसको आगे समझेंगे। सबसे पहले आप इनको नोट कर लें और इनको समझ लें। सबसे पहले देखिए पूर्व लग्न है योक्टो और इसका गुणक क्या है, 10 के पावर -24। इसको हम स्मॉल y से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए जेप्टो, इसको हम 10 इसका जो गुणक होता है 10 के पावर -21 होता है और इसे हम स्मॉल z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये सभी पूर्व लग्न आप लोग देख लें और इनको नोट कर लेंगे। इसमें खैर ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, सब दिया हुआ है। इसको यूज कैसे करते हैं या फिर इसका यूज क्या है ये आगे समझते हैं। देखिए पूर्व लग्न का मतलब ये है कि किसी भी मात्रक के आगे, किसी भी मात्रक के पहले अगर हम इन शब्दों को जोड़ देंगे तो इनका जितना भी गुणक होगा उस गुणक का हमें उस मान में गुणा करना होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे देखिए एक पूर्व लग्न होता है मिली। मिली अगर हमने पूर्व लग्न किसी भी मात्रक के साथ प्रयोग किया है तो हमें कितना गुणक प्रयोग करना है, 10 के घाते -3। गुणक का मतलब होगा ऐसी राशि जिस राशि का गुणा करना होता है उसको हम कहेंगे गुणक। मान लीजिए हमने कहा कि 5 में 3 का गुणा करो, 5 में 3 का गुणा करो, तो यहाँ पर गुणा की जाने वाली राशि कौन सी है, 3। तो इस 3 को हम क्या कहेंगे, गुणक कहेंगे। ठीक,
तो देखिए एक पूर्व लग्न होता है मिली, और मिली पूर्व लग्न के लिए हम कितने गुणक का प्रयोग करते हैं, 10 के घाते -3। यदि हम इस मिली को मीटर के आगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। ठीक, क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। अब देखिए यदि हम 1 मिलीमीटर का मान निकालें तो हमें एक में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 के घाते -3 का। क्यों, क्योंकि मिली का गुणक क्या होता है, 10 के घाते -3। अब ये क्या बनेगा, 10 के घाते -3 मीटर। कहने का मतलब हमें मीटर का मान यदि मिलीमीटर में ज्ञात करना है, या फिर ये कह दे यदि हमें मिलीमीटर का मान मीटर के पदों में ज्ञात करना है, तो देखिए मीटर के आगे कितना जुड़ा हुआ है, मिली, तो हम मीटर में कितने का गुणा कर देंगे, 10 के घाते -3 का। इसी प्रकार है देखिए मेगा। ठीक, तो यदि हम मीटर में मेगा जोड़ देंगे तो हमें मीटर में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 के घाते 6 का। क्यों, क्योंकि मेगा का जो गुणक होता है वो कितना होता है, 10 के घाते 6। इसी प्रकार मान लीजिए लिया गया कि भाई 2 माइक्रोमीटर का मान क्या होगा, 2 माइक्रोमीटर। तो अब देखिए मीटर के आगे क्या लिखा हुआ है, माइक्रो, तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 के घाते -6 का, क्योंकि माइक्रो का गुणक होता है 10 के घाते -6। तो इसका मान क्या होगा, देखिए पहले दिया था 2 माइक्रोमीटर, तो ये हो जाएगा 2 ले लिया जाएगा, और माइक्रो का गुणक कितना होता है, 10 के घाते -6, और फिर ये क्या हो जाएगा, मीटर। तो 2 माइक्रोमीटर इज इक्वल कितना हो जाएगा, 2 × 10 के पावर -6 मीटर। इसी प्रकार देखिए यदि हमसे क्वेश्चन कर लिया गया कि 1.8 मिलीमीटर यह कितने मीटर के बराबर होगा, तो हमने लिया 1.8 मिलीमीटर, तो 1.8 पहले लिख लिया जाएगा। अब हमने क्या प्रीफिक्स यूज किया है, क्या पूर्व लग्न प्रयोग किया है, वो है मिली। मिली के लिए हम कितना गुणक प्रयोग करते हैं, 10 के घाते -3, तो हमने 1.8 में 10 के घाते -3 का गुणा कर दिया, और जब 10 के घाते -3 का गुणा कर दिया तो ये जो मान हमको प्राप्त हुआ ये काहे में प्राप्त हो गया, मीटर में। ठीक, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हम मीटर, ग्राम या अन्य किसी भी मात्रक के साथ जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, जो भी पूर्व लग्न प्रयोग करेंगे, हमें उसी पूर्व लग्न का गुणा करना है। ठीक, यदि हमसे पूछ लिया गया कि 5 माइक्रोसेकंड बराबर कितने सेकंड होंगे, तो 5 माइक्रोसेकंड बराबर कितने सेकंड ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए 5 लिख लीजिए। माइक्रो के लिए हम पूर्व लग्न प्रयोग करते हैं 10 के घाते -6, तो 10 के घाते -6 का गुणा कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोसेकंड इज इक्वल 5 × 10 के घाते -6 सेकंड। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए एक सवाल भी है, इसको समझ सकते हैं, इसको डिटेल से लिखा गया है, हालांकि हल करने में इतना डिटेल नहीं लिखते हैं। ठीक, तो देखिए सवाल है कि 2.84 मेगामीटर को सेंटीमीटर के पदों में व्यक्त करें। तो आप समझते हैं, देखिए 1 मेगामीटर बराबर मेगा का जो गुणक होता है वो कितना होता है, 10 के घाते 6। तो 1 मेगामीटर बराबर क्या हो जाएगा, हम 1 में 10 के घाते 6 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 मेगामीटर बराबर 1 × 10 के घाते 6 मीटर, 1 × 10 के पावर 6 मीटर। इसलिए यदि हम 2.84 मेगामीटर का मान निकालें तो ये हो जाएगा 2.84 × 10 के पावर 6 मीटर। ये हमारा पहला नंबर हो गया। अब क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करना था तो हमने क्या किया, मेगामीटर का मान पहले सेंटीमीटर के पदों में निकाला, फिर अब वो मेगामीटर का मान पहले हमने मीटर के पदों में निकाला, फिर मीटर को हम किस पे चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में। तो अब देखिए हमने पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर, अब सेंटी के लिए हम कितना प्रयोग करते हैं, सेंटी के लिए हम गुणक प्रयोग करते हैं 10 के घाते -2। सेंटी के लिए हम प्रयोग करते हैं गुणक 10 के घाते -2, तो ये हो जाएगा 1 × 10 के पावर -2 मीटर। अब 10 के पावर -2 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर मीटर। अब देखिए यदि हम इसको पक्षांतर कर लें तो देखिए ये बनेगा
1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। यदि हमने 100 को पक्षांतर कर लिया तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ये कैसे आया? पक्षांतरण से। तो अब देखिए हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया कि 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। तो इसलिए हमें देखिए मान किसका निकालना था? हमें निकालना था 2.84 इंटू 10⁶ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था। तो ये हो जाएगा 2.84, सॉरी यहाँ पर 4 था, ये यहाँ पर बाई मिस्टेक 6 हो गया है। ठीक है, समझ लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 2.84 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा 2.86 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर। अतः इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिल जाएगा? 2.84 मेगामीटर इज इक्वल 2.84 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर। ठीक, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप में सॉल्व किया गया है। यदि हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो देखिए शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट टाइप है इसका। देखो 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर इज इक्वल कितना होता है? 1 इंटू 10⁶ मीटर। मेगा के लिए हम 10⁶ गुणा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 2.84 मेगामीटर, ये क्या हो जाएगा? 2.84 मेगामीटर के लिए हम 2.84 में 10⁶ का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2.84 मेगामीटर इज इक्वल 2.84 इंटू 10⁶ मीटर। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने क्या किया? ये जो हमें मीटर में मान प्राप्त हुआ है, इस मीटर के मान में हमने 100 का गुणा कर दिया। तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2.84 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब आप लोगों को कुछ सवाल सेंड किए जाएंगे PDF के फॉर्म में, आप लोग उनको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे सभी। अब देखिए एक चीज और, ये जो पूर्व लग्न की जो एक सारणी है, ये बड़ी अटपटी है। इसको याद कैसे करेंगे? वो याद करने के देखिए एक छोटा सा तरीका है, बताया जा रहा है। हालांकि कठिन है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, मेहनत लगेगी उसमें थोड़ा सा। तो देखो सबसे पहले याद रखना है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ये याद रखना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक, इतना याद रखना है। तो इसमें सबसे मेन चीज देखो क्या है कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। मीटर के आगे हम लिखेंगे 10⁻0। मीटर से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3 ये रहेगा। मीटर से नीचे जब हम आएंगे तो 10⁻1, 10⁻2 और 10⁻3 आएगा। ठीक, तो ये सारणी याद कर लिया, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक, अब क्या करना है? देखिए 3 तक ऊपर पहुंचे, 3 तक नीचे। इसके बाद हमें क्या करना है? 3 का गुणा कर देना है। जब हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना कितना होगा? 6। फिर 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9। मतलब 3 ऊपर हमें क्या करना है? 3 की टेबल लिखना है। तो देखिए 1 2 3, यहां तक तो 1 2 3 ये नंबर है क्रम से। इसके बाद क्या किया? इसके बाद 3 का टेबल लिख दिया। तो देखो 6 आया, फिर -9 आया, फिर 12 आया, फिर 15 आया, फिर 18 आया, फिर 21, फिर 24। इसी प्रकार देखिए नीचे भी है, 3 तक नंबर है। इसके बाद 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 ये है। तो ये तो हमें याद हो गया गुणक। गुणक इस प्रकार से समझ लेंगे। इसके बाद इनको याद करने का तरीका, प्रीफिक्स याद करने का तरीका क्या है? तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग केवल इतना याद रखो, ये मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। सबसे पहले ये याद रखना है। जब ये याद हो जाए तो एक एक प्रीफिक्स ऊपर और नीचे बढ़ा लेना है। ऊपर हम बढ़ा लेंगे माइक्रो और नीचे बढ़ा लेंगे मेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। पहले हमने याद किया था मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। अब एक ऊपर बढ़ा लिया, एक नीचे, तो ये हो जाएगा माइक्रो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मेगा। ठीक, इसको याद करना है, माइक्रो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मेगा, माइक्रो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मेगा।
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जब ये याद हो जाए तो एक और बढ़ा लो ऊपर नीचे। अब देखिए क्या है, माइक्रो के ऊपर आ जाएगा नैनो और इसके बाद आ जाएगा गीगा। तो फिर क्या होगा, अब इसको याद करना है, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको कई बार रिपीट करना है जिससे ये आसानी से याद हो जाए। ठीक, गुणक याद करने के लिए आपको वही बता दिया गया कि सबसे पहले ये याद कर लो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो इस पे जब ये याद हो जाएगा तो क्या करना है, इतना ध्यान रखो कि मीटर के सामने 10 के घाते कितना रहेगा, 0। मीटर के ऊपर जब जाएंगे तो 10 के घाते -1, 10 के घाते -2 और 10 के घाते -3। मीटर के नीचे 10 के घाते 1, 10 के घाते 2 और 10 के घाते 3। फिर 3 तक पहुंचने के बाद अब हमें क्या करना है, 3 की टेबल लिख देना है। 10 के घाते -6, 10 के घाते -9, 10 के घाते -12, 10 के घाते -15, 10 के घाते -18, 10 के घाते -21 और 10 के घाते -24। केवल 24 तक ही है। और इसी प्रकार नीचे कर देना है, 10 के घाते 6, 10 के घाते 9, 10 के घाते 15। ठीक, तो इस तरह से बढ़ा लेना है। इसके बाद सबसे पहले तो याद रखना है मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ये बहुत ईजी है। इसके बाद एक एक ऊपर नीचे बढ़ाते जाना है क्रम से, और जब क्रम से बढ़ाते जाएंगे, कई बार रिपीट करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। और याद करना ही है, वो मजबूरी है तुम लोगों की। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट कर लें। और इसके बाद देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स सेंड किए जाएंगे, कुछ सवाल सेंड किए जाएंगे, उनको सॉल्व करना है और उनका जो सॉल्यूशन होगा उसको व्हाट्सएप में भेजना भी है। ठीक, तो आज का लेसन यही समाप्त करते हैं। कल कुछ और चीज़ें और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।